Hello friends, how are you? Fine. So guys, once again you are most welcome to Avinash English classes, and once again I am with you to start with the uses of past simple. You know well that in last video we studied the basic concept of past simple, and today we have to discuss the uses of past simple. I will explain you that when and how and where past simple is used. ओके तो कल का जो सेशन था लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने पास्ट सिंपल का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, और आज हम बात करेंगे इसके यूजेस की कि इसके यूजेस क्या हैं, किसके पास्ट सिंपल। तो देखिए, एक तो जो बड़ा ही सिंपल सा पास्ट सिंपल की तरह एक बड़ा ही सिंपल सा यूज है, एंड दैट इज कि टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स इफ यू फाइंड इन अ सेंटेंस मीन्स पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स. इट मीन्स लास्ट टाइम, लास्ट नाइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, एंड yesterday, समटाइम्स अगो, अगो, बिफोर. तो इस तरह के अगर आपको एडवर्ब्स मिलते हैं तो वहां हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे, मीन्स सेकंड फॉर्म विल यूज देयर. देखिए इस तरह के, जैसे हम यहाँ पे लिखें yesterday या फिर एगो या लास्ट वीक या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, इस तरह के, या फिर प्रीवियस, सॉरी, प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट, हाँ, या फिर समटाइम्स अगो और समटाइम्स बैक. इस तरह के टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स अगर आपको मिलते हैं तो वहां पे हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं. कोई ईयर भी हो सकता है पास्ट ईयर, फॉर एग्जाम्पल 1975. अब दिस इज एन ईयर ऑफ पास्ट. ओके, अभी ईयर ऑफ पास्ट है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अगर ये हमें किसी सेंटेंस में मिलता है तो पास्ट सिंपल यूज करेंगे. देखिए अब दो तीन एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर begin in 1914, कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ. अब 1914 क्या है, इट्स अ थिंग ऑफ पास्ट, इट्स अ ईयर ऑफ पास्ट. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है 1914 मतलब ये पास्ट है. सो हियर वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. सो हाउ विल यू गेट द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर? दिस विल बी ब्लैंक, and in the bracket you will find begin. यहाँ पे ब्लैंक होगा, खाली होगा यहाँ पे, और यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, begin, BEGIN. ठीक है. अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि 1914 की बात है, पास्ट की बात है, तो फिर इसकी सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पे लिखनी है, और हम क्या लिखेंगे सेकंड फॉर्म? begin. क्या लिखेंगे? begin. So the first world war began in 1914. Okay, one more sentence. ये देखिए, he met me yesterday. Okay, कि वो मुझसे कब मिला? कल. Yesterday means बीता हुआ कल, जो बीत चुका है. तो he met me yesterday. ठीक है. और देखिए, I called him last week, या फिर I phoned him. I phoned him last week, कि मैंने उसको लास्ट वीक फोन किया था, लास्ट वीक उसको कॉल किया था. तो यहाँ लास्ट वीक इज शोइंग द पास्ट. So it's clear with this that we have to use
second form here. I called him last week or I phoned last week. ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये पास्ट है, और पास्ट है तो हमें सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज करनी है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो ये तो यूज हुआ कि अगर इस तरह के एडवर्ब हमें मिलते हैं तो वहां पे हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे, और पास्ट सिंपल यूज करने का मतलब है कि हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। दूसरा है कि पास्ट हैबिट शो करने के लिए, पास्ट हैबिट, टू शो द पास्ट हैबिट और पास्ट हैबिचुअल एक्शन शो करने के लिए वी यूज पास्ट सिंपल। ओके, कैसे? जैसे हमने लिखा ही स्टडीड 4 hours every day when he was in class 10. ओके, अब ये पास्ट हैबिट हो गई कि भाई जब वो क्लास 10th में था तो रोज कितनी देर पढ़ता था? 4 घंटे। ही स्टडीड 4 hours every day when he was in class 10. ठीक है, अब ये क्या है? उसका एक हैबिचुअल एक्शन हो गया या पास्ट रूटीन हो गया, है ना, कि पास्ट में उसका जो रूटीन था वो क्या था कि वो रोज 4 घंटे पढ़ता था, या उसकी हैबिट हो गई कि वो रोज 4 घंटे पढ़ता था। तो इस चीज को यानी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए वी यूज पास्ट सिंपल, मींस द सेकंड फॉर्म। व्हाट वी यूज? सेकंड फॉर्म। ओके, और देखिए ही स्मोक्ड डेली when he worked in a construction company. ठीक है, he smoked daily when he worked in a construction कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का जो काम करती हैं वो कंपनी है। ठीक है, कि जब वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था तो वो रोज स्मोकिंग करता था। ठीक है, अभी उसकी पास्ट हैबिट हो गई, पास्ट हैबिट हो गई, हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? पास्ट सिंपल मीन्स सेकेंड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्मोक। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्मोक, और सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? स्मोक, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म भी यही होगी, यानी कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आर सेम। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब पास्ट हैबिट एक तो इस तरीके से शो हो सकती है, पास्ट हैबिट को यूज्ड टू के द्वारा भी शो किया जाता है। किसके द्वारा? यूज्ड टू, है ना। यूज्ड टू कैन ऑल्सो शो द पास्ट हैबिट, कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द पास्ट हैबिट। हाउ? सी, he used to walk daily. ठीक है, he used to walk daily, कि वो भाई रोज वॉकिंग किया करता था। he used to walk daily, रोज वॉकिंग किया करता था। अब ये उसकी आदत हो गई। कब की आदत हो गई? पास्ट की। बट नाउ दिस इज नॉट इन प्रेजेंट। In present he doesn't walk. In present he doesn't go for a walk, can be said. कि at present वो अब वॉकिंग नहीं करता है या घूमने नहीं जाता है, लेकिन पास्ट में he was in the habit of walking. पास्ट में उसकी आदत थी घूमने की, तो वो घूमता था, तो he used to walk daily. या एक और देखिए, he used to go to the temple. He used to go to the temple, कि वो मंदिर जाया करता था। हाँ, he was in the habit of going to the temple daily. But now at present this habit is terminated. This habit is finished, over. अभी ये हैबिट नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में थी।
तो पास्ट को शो करने के लिए या पास्ट हैबिट को शो करने के लिए वी यूज्ड टू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे चलें, देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कि जैसे मैं अभी कह रहा था कि भाई कोई ऐसा काम है जो पास्ट में तो होता था बट एट प्रेजेंट इट इज फिनिश्ड, एट प्रेजेंट इट डजंट टेक प्लेस, है ना। जैसे हम ये कहें कि भाई वो उसने 3 साल किसी ऑफिस में काम किया या 3 साल किसी कंपनी में उसने काम किया, तो किया था कंपनी में काम, लेकिन अभी नहीं करता। हाँ, नाउ ही इज वर्किंग समवेयर बट ही इज नॉट इन द कंपनी नाउ। ओके, तो देखिए कैसे यहाँ पे लिखेंगे हम, इट शोज एन एक्शन that happened in a period of time, but now terminated। कि भाई एक ऐसा एक्शन है जो पहले कभी था, दैट वाज द थिंग ऑफ पास्ट, दैट वाज इन द पास्ट बट नाउ इट इज नॉट इन द प्रेजेंट। ओके, इट इज नॉट गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। हाउ? हम यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल, ही वर्क्ड इन अ कंपनी for 3 years। He worked in a company for 3 years। तो उसने भाई 3 साल काम किया किसी कंपनी में, है ना, लेकिन अभी नहीं है। At present he is not working there, but sometime he worked there for 3 years। लेकिन कभी उसने काम किया था 3 साल। तो यहाँ पे एक ऐसा एक्शन है ये जो पहले कभी था, जो हमने लिखा है, इट शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कभी वो जो एक्शन था वो कभी हुआ था बट नाउ टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब खत्म होना, लेकिन अभी नहीं है, वो अभी खत्म हो चुका है। तो जो पास्ट में था तो उसको शो करने के लिए हम लिखते हैं पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पास्ट सिंपल, यानी कि सेकंड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्क। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, वर्क है, और सेकंड फॉर्म हमने क्या लिख दी, वर्क। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट है कि कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस विच शो अ कंडीशन, जो कंडीशन शो करते हैं वो कंडीशनल। ठीक है, अब ये कंडीशनल सेंटेंस जो है वो टाइप सेकंड कौन सा, जिसको जो इम्प्रोबेबल कंडीशन को शो करते हैं। इम्प्रोबेबल कंडीशन कैसी होती है, जिसके पूरे होने की संभावना नहीं होती। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन जिसके पूरे होने की संभावना नहीं होती। एक ऐसी कंडीशन दैट कैनॉट बी फुलफिल्ड और दैट इज अनलाइकली टू बी फुलफिल्ड। ओके, जो शायद पूरी नहीं हो सकती है, उसके पूरे होने की संभावना नहीं होती, वो कंडीशन इम्प्रोबेबल कंडीशन कहलाती है। अब कैसे, जैसे इस क्लॉज से शुरू होता है वो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब यहां पे देखिए ये पास्ट है ना।
अब इम्प्रोबेबल कंडीशन है, इमेजिन किया गया है, एक इमेजनरी सिचुएशन है, तो इमेजनरी सिचुएशन में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद इफ क्लॉज में, ठीक है। तो इफ आई वर अ बर्ड, इसका मतलब है अगर मैं कोई चिड़िया होता, कोई पक्षी होता, तो यहाँ भी अब विल का जो पास्ट है वुड वो लिखा जाएगा। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। अब ना तो पक्षी है हूं और ना मैं उड़ सकता हूं, इसका मतलब कैसी कंडीशन है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, दैट कैन नेवर बी फुलफिल्ड, जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, है ना, कभी भी पूरी नहीं हो सकती, एक ऐसी कंडीशन है, या उसके पूरे होने की भी कोई संभावना भी नहीं है, ठीक है। और देखिए, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, कि भाई कोई तुम्हारे पास आया, हाँ, समवन केम टू यू फॉर हेल्प बट यू डिडंट हेल्प हिम, एंड देन योर फ्रेंड टोल्ड यू दैट इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम। आपके पास कोई आया, उसने आपकी मदद मांगी, आपने उसकी मदद नहीं की, लेकिन आपका कोई दोस्त है, उसने वो सारा ये कुछ देख रहा है, तो उसने फिर उसके उस आदमी के जाने के बाद आपसे कहा कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी मदद करता। तो ये सेंटेंस इसी बात को कह रहा है कि इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी हेल्प करता, लेकिन ना तो मैं तुम्हारी जगह पे हूं और ना मैं उसकी मदद कर सकता हूं। तो एक ऐसी कंडीशन हो गई इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन कभी भी पूरी नहीं हो सकती कि मैं तुम्हारी जगह कभी भी नहीं ले सकता, है ना। तो इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल, या ये कह सकते हैं कि इस तरह की कंडीशंस को शो करने के लिए वी यूज पास्ट सिंपल टेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए, नेक्स्ट है कि जब दो घटनाएं एक साथ खत्म होती हैं एट द सेम टाइम, जैसे यहां पे लिख सकते हैं हम व्हेन टू एक्शंस कंप्लीट एट द सेम टाइम, कि जब दो एक्शन सेम टाइम पे एक ही समय पे खत्म होते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि एक सीक्वेंस में खत्म होते हो, एक खत्म हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा खत्म हो गया, है ना। देखिए कैसे, कि व्हेन द टीचर, अब यहां पे आप ध्यान देना इस सेंटेंस पे, आप एंटर्ड द क्लास, when the teacher entered the class all the students stood up, ठीक है, कि जब टीचर ने क्लास में एंटर किया, टीचर क्लास में अंदर आया, तो सारे के सारे स्टूडेंट खड़े हो गए, टू शो रेस्पेक्ट टू देयर टीचर, अपने टीचर के लिए रेस्पेक्ट दिखाते हैं कि नहीं, टीचर एंटर करता है तो सारे बच्चे एकदम से खड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, टू शो रेस्पेक्ट टू द टीचर, अपने टीचर को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, उसके टीचर का रेस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही कि यहाँ पे दो घटनाएं हुई, टीचर ने एंटर किया क्लास में, और जैसे ही टीचर ने एंटर किया सारे के सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ जब दो घटनाएं एक साथ होती हैं, या फिर ये कहें कि इन सीक्वेंस विच टेक प्लेस, so to show these events or actions past simple is used, दोनों घटनाएं एक साथ हो या एक के बाद एक तुरंत बाद हो जाएं, तो उनको शो करने के लिए हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं कि टीचर ने जैसे ही एंटर किया क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट खड़े हो गए, ठीक है। इसको हम एज सून एज से भी कह सकते हैं कि एज सून एज, ठीक है, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, जैसे ही, एज सून एज जैसे ही टीचर ने क्लास में एंटर किया
सारे के सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ओके, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई सीक्वेंस में दोनों ही घटनाएं चली हैं, पहले एक काम खत्म हुआ उसके बाद दूसरा काम खत्म हुआ, मीन फर्स्ट एक्शन completed and then within a moment, okay, the next action was also completed. How? My servant came and gave me a glass of water. My servant came and gave me a glass of water. Is it clear? अब यहाँ पे दो घटनाएं हुई, एक तो नौकर जो है, सर्वेंट जो है वो आया, और जब वो आया उसके बाद उसने मुझे एक गिलास पानी पिलाया, एक गिलास पानी मेरे को दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये काम खत्म हुआ उसके आने का, और उसके इमीडिएटली आफ्टर दैट the second action also took place, है ना? The second action completed. And what was the second action? Second action was that the servant gave me a glass of water. कि सर्वेंट ने मुझे पानी का एक गिलास दे, ठीक है, या एक गिलास पानी मेरे को दे दिया। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस में खत्म हुआ, या यहाँ पे हम कह सकते हैं ये भी एक सीक्वेंस ही है, या दोनों दो घटनाएं एक साथ चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के एक्शंस को शो करने के लिए पास्ट सिंपल इज यूज्ड। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं, है ना, विद सम phrases to show imaginary situation. कुछ phrases हैं जो imaginary situations को show करते हैं। ठीक है, जैसे है I wish, या फिर if only, या इट इज टाइम। ठीक है, ये इमेजिनरी सिचुएशंस को शो करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एक और, आई विश आई न्यू हिज एड्रेस, कि काश मुझे उसका एड्रेस मालूम होता, लेकिन मालूम नहीं है। I wish I knew his address but I don't. कोशिश तो मेरी ये है, काश, या मैं सोच तो ये रहा हूँ कि काश मुझे उसका एड्रेस मालूम होता, बट I don't know his address, लेकिन मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं है। तो कैसी कंडीशन है? इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ एक कल्पना कर रहे हैं कि काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, या ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो उस तरह की जो कंडीशंस हैं उनके लिए हम इस तरह के फ्रेजेस यूज करते हैं, और इन फ्रेजेस को जो हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? पास्ट सिंपल। बात समझ में आ रही है? और देखिए, इफ ओनली आई हैड अ कप ऑफ टी, हाँ, या इसका मतलब भी यही है कि काश मेरे पास एक कप चाय मेरे पास होती, हाँ, लेकिन नहीं है, बट आई डोंट हैव। इफ आई डोंट हैव, इट मीन्स द सिचुएशन इज इमेजिनरी, एंड टू शो दिस इमेजिनरी सिचुएशन वी यूज पास्ट सिंपल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अब एक और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये है, इट इज हाई टाइम। ठीक है,
या अभी मैंने बताया था इट इज टाइम। अगर ये फ्रेजेस आपको मिलते हैं तो यहाँ आप सेकंड फॉर्म यूज करोगे इससे आगे। कैसे? इट इज हाई टाइम वी, और यहाँ पे है होम, और यहाँ आपको दे दिया गो। ठीक है, इट इज हाई टाइम है यहाँ पे वी और फिर ब्लैंक, और यहाँ होम, उधर ब्रैकेट में आपको दे दिया गो। तो अब आपको इससे अंदाजा लगा लेना है कि इट इज हाई टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स हियर वी शुड यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स पास्ट सिंपल, एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी वेंट। हाँ, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? went. It is high time we went home. Okay, this is the correct sentence now. Is it clear? Next, it is time children were in bed. तो ये भी क्या है यहाँ पे? past simple. It is time children were in bed. ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों मिलते हैं किसी सेंटेंस में एग्जाम में, इट इज हाई टाइम मिलता है, इट इज टाइम मिलता है, तो आप वहां पे पास्ट सिंपल यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें एक और मैं आपको बता देता हूं कि एक तो भी मैंने आपको इम्प्रोवेबल कंडीशंस के बारे में बताया है ना, जहाँ पे इफ आई वर, यानी कि वर का यूज था उसमें इस क्लॉज में। एक ऐसा भी हो सकता है जैसे इफ ही ट्राइड टू थ्रेटन मी आई वुड इन्फॉर्म यू। अब यहाँ पे ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है कि अगर उसने मेरे को थ्रेटन किया, थ्रेटन कहते हैं धमकी देना। अब यहाँ पे क्या है? ये पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म है ये, तो इस क्लॉज में सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ ये फ्यूचर को शो कर रहा है। वहां पे इम्प्रोवेबल कंडीशन थी इफ आई वर अ बर्ड। देखिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इन दोनों के ट्रांसलेशन में देयर इज अ बिग डिफरेंस, है ना। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे तो कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही इमेजिनरी सिचुएशन है, एक इम्प्रोबेबल कंडीशन है दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड, कैन नेवर बी फुलफिल्ड। एंड हियर दिस इज शोइंग फ्यूचर टाइम, है ना। कैसे कि अगर उसने मेरे को थ्रेटन किया, उसने मेरे को धमकी दी या धमकी देने की कोशिश की, तो आई वुड इन्फॉर्म यू, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर वो पहले से ही सेट है उसका कोई आदमी कि भाई अगर उसने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुमको बता दूंगा, तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा तुरंत। तो ये क्या कर रहा है? फ्यूचर को शो कर रहा है, फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है यूजिंग पास्ट सिंपल हियर एंड वुड हियर। Okay, in the next clause. So if he tried to threaten me, I would inform you. अगर उसने मेरे को धमकी दी या धमकी देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। I would inform you. तो यहाँ पे किसको शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, और यहाँ पे फुली इम्प्रोवेबल सिचुएशन है जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, जो या उसकी कंप्लीट होने की कोई संभावना भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ यूजेस हैं पास्ट सिंपल के, और मैं अपनी उसी बात को रिपीट करूंगा कि प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट एफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, विदाउट प्रैक्टिस it's really too hard to understand English or English grammar. बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। And why it requires practice? Because it's a foreign language. It is not our mother tongue or our national language, or it is not an Indian language. It's a foreign language, and to understand a foreign language we have to practice.
अच्छा कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश से लेना देना नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो। अब हम लोग हिंदी बोलते हैं या यहाँ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ब्रज भाषा बोलते हैं, है ना, जो हमारी मदर टंग है। लेकिन अगर हम कोई और नई लैंग्वेज सीखें, भले ही वो इंडियन लैंग्वेज है, तमिल, कन्नड़, मलयालम, है ना, गुजराती, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज हम सीखेंगे तो वो लैंग्वेज हमें कब आएगी, जब हम उसको सीखने के लिए पूरी तरह से अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस अगर हम करेंगे। और रेगुलर प्रैक्टिस ही हमें एफिशिएंट बना सकती है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। विदाउट प्रैक्टिस इट्स इम्पॉसिबल। सो कीप प्रैक्टिसिंग and get efficient. Okay, thank you guys, bye, thank you.